अच्छा जी, तो हम कोएगुलेशन की बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होती हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं और प्लेटलेट्स को इनहिबिट करने के लिए हमने जो भी चॉइसेस थी वो पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर ली हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये प्लेटलेट्स यहाँ से कोएगुलेशन कैस्केड को स्टार्ट करती हैं और कोएगुलेशन प्रोसेसेस जो स्टार्ट होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, उनके रिस्पॉन्स में यहाँ पे क्या आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, फिब्रिन। हमने क्या करना है, इस फिब्रिन की डिपोजिशन को इनहिबिट करना है। और इस फिब्रिन की डिपोजिशन को हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं कि हमारे पास जो कैस्केड थे कोएगुलेशन के, हम उनको इनहिबिट करें। अब थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज कराऊँ, बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे। प्लेटलेट एग्रीगेशन तक हम आ चुके थे। प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद हमने कहा था कि दो तरह के पाथवेज एक्टिवेट हो सकते हैं, या इंट्रिंसिक पाथवे होता है या हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी कि ये इंट्रिंसिक पाथवे कोएगुलेशन के एक्सपोजर की वजह से स्टार्ट होता है और इसमें फैक्टर 12A जो है वो सबसे पहले एक्टिवेट होता है। ये जो 12A है ये आगे बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद किसको एक्टिवेट करता है, फैक्टर 10A को। सेम एज एक्सट्रिंसिक पाथवे टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन के एक्सपोजर की वजह से एक्टिव होता है और इसमें हमारे पास फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है। यार ये आपको थोड़ी सी वॉइस आएगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये कोई बाहर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है और ये भी गुजरने के बाद क्या करता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। ये जो फैक्टर 10 है ये कन्वर्ट कर देता है जो इनएक्टिवेटेड फैक्टर 2 है, जिसे हम क्या भी कहते हैं, जिसे हम प्री थ्रोम्बिन कहते हैं। हाँ, प्री थ्रोम्बिन ही कहते हैं या प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या है, हमारे पास फैक्टर 2 है जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन को। ऑलरेडी हमने बात की फिब्रिन में, और फिब्रिन जो है वो डिपॉजिट होके क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। हमने इस कैस्केड को इनहिबिट करना है। इस कैस्केड को इनहिबिट करने का एक तरीका हमारे पास ये होगा कि हम पारेंटली एंटी कोएगुलेशन फैक्टर्स देंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, समझना है। ठीक है, हम क्या देते हैं, एंटी कोएगुलेशन फैक्टर देते हैं। अब ये जो एंटी कोएगुलेशन फैक्टर हैं ये हम पारेंटली भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि उनको दोनों तरह से दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम पारेंटली की बात करेंगे ना, तो आपने याद रखना है पारेंटली में हम एक तो क्या देते हैं, हेपरिन देते हैं। एक तो क्या देते हैं, हेपरिन देते हैं, और दूसरा हमने क्या देना है साथ ही। हेपरिन जो है ये दो फॉर्म में होता है। ठीक है, या तो हमारे पास अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन होता है जो लार्जर कंपाउंड की फॉर्म में होता है। ये जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है ना, ये इनहिबिट करेगा किसको, फैक्टर 2 को भी और फैक्टर 10 को भी। ये किसको इनहिबिट करता है, लेकिन इनडायरेक्टली। ये बात भी याद रखनी है, ये क्या करता है, इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है किसको, फैक्टर 10 को भी और फैक्टर 2 को भी। और इसी अनफ्रैक्शनेटेड की जो बहुत लार्जर मॉलिक्यूल थे, जब डीपॉलीमराइजेशन की गई और हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बने, तो ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है ये इनडायरेक्टली इनहिबिट करते हैं सिर्फ फैक्टर 10 को। किसको इनहिबिट करते हैं, सिर्फ फैक्टर 10 को इनहिबिट करते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ये इनहिबिट नहीं करते 2 को। ठीक है, मैंने कहा एक दफ़ा देख लूँ, ये ना औरत बता दूँ। हाँ, हाँ ठीक बताया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि पारेंटली, जैसे मैंने कहा कि हम इनडायरेक्ट इनहिबिटर देते हैं ना, तो पारेंटली डायरेक्ट इनहिबिटर भी दे सकते हैं। ठीक है, पारेंटली हम क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट इनहिबिटर भी दे सकते हैं। और ये जो हम डायरेक्ट इनहिबिटर देंगे पारेंटली, ये किसको इनहिबिट करता है, फैक्टर 2 को। किसको इनहिबिट करता है, फैक्टर 2 को। सो हम देखेंगे अभी कि ये पारेंटली में जो दोनों चॉइसेस हैं इनकी डिटेल क्या है। उसके बाद हम ऐसी ड्रग्स देखेंगे जिन्हें हम ओरली दे सकते हैं, और फिर हम ऐसी देखेंगे जो पारेंटली और ओरली दोनों फॉर्म में दी जा सकती हैं। ठीक है। अब इस ऑरल के अंदर भी हमारे पास दो तरह की आ जाएंगी। या तो हम क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट 10A इनहिबिटर दे सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली जाके 10A को इनहिबिट करेंगी। हेपरिन जो है वो इनडायरेक्टली 2 को और 10 को इनहिबिट करता है, लेकिन इस 2 और 10 को डायरेक्टली इनहिबिट करने के लिए भी ड्रग्स अब मौजूद हैं। साथ ही साथ जो ऑरल है इसके अंदर वारफरिन आ जाती है, और वारफरिन पता है क्या करती है, वारफरिन समझ लो विटामिन के को जाके इनएक्टिवेट कर देती है। जब विटामिन के को इनएक्टिवेट करती है तो विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन फैक्टर को एक्टिवेट होने के लिए। सो विटामिन के इनहिबिटर दे देंगे तो ये फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास जो ओरली दे सकते हैं वो कुछ क्यूमरिन्स आ जाती हैं, या फिर हमारे पास ये जो डायरेक्ट वाले थे ना, डायरेक्ट वाली जो दोनों हैं, इनको भी ओरली या पैरेंटली दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। लेकिन ज़्यादा जो डायरेक्ट 2 इनहिबिटर होता है उसे पैरेंटली दिया जाता है, और जो डायरेक्ट 10A इनहिबिटर है उसे ओरली ही दिया जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेपरिन के साथ। हेपरिन हमने कैसे देना है, पैरेंटली देना है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेपरिन के साथ। हेपरिन और वारफरिन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको आने चाहिए। हेपरिन जो है, सबसे पहली बात है कि हम इसको पैरेंटली देते हैं। पैरेंटली मतलब हम इसको इंट्रावीनियसली भी देते हैं या सबक्यूटेनियसली भी देते हैं, इंट्रामस्कुलरली नहीं देते, क्योंकि इंट्रामस्कुलरली देंगे तो वो मैस वाली जगह पे ना ऐसे क्लॉट सा या हीमाटोमा सा बन जाता है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको नहीं देते। थोड़ी सी अगर हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो क्या बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक लार्ज सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड पॉलीमर होता है। ठीक है, क्या होता है, जो नेचुरली था, क्या था, लार्ज सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड पॉलीमर होता है। सो ये एक लार्ज
सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड पॉलीमर है, ठीक है। अगली बात ये है कि इसको एनिमल सोर्स से हासिल किया जाता है, ठीक है, लेकिन अब इसकी मिलती जुलती सिंथेटिक फॉर्म भी आ गई है, लेकिन ओरिजिनली हम इसे क्या करते हैं, एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं। और ये बात भी है कि ये ह्यूमन के मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन के साथ, ये लिपिड में लिखा हुआ है कि हिस्टामिन के साथ ये हेपेरिन प्रेजेंट होता है। अब हेपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहाँ पे क्या है, मास्ट सेल्स के अंदर क्या है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो एनिमल सोर्स से इसको हम हासिल करते हैं। अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करें तो इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ये बहुत ही हायर लार्जर मॉलिक्यूलर वेट का भी हो सकता है, यानी कि अप टू 20,000 तक, या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट का 2,000 से लेके 6,000 तक भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कहता है कि ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है, बात आपने याद रखनी है, और एसिडिटी इसकी सल्फेट ग्रुप की वजह से होती है जो इसके पास होता है। अब बात ये है कि हमारे पास ये पहले क्या था, बहुत ही ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट में, या हाई मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या भी कहते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। लेकिन बाद में जब इसकी डीपोलिमराइजेशन करके लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन बनाए गए तो पता चला कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो तकरीबन सेम ही है। वो भी एज एन एंटी कोएगुलेशन के तौर पर एक्ट करते हैं, एंटी कोएगुलेंट हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन हम इसकी डीपोलिमराइज्ड फॉर्म जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का एक ड्रॉबैक ये है कि इसको कंटिन्यूसली इसके ड्यूरेशन को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, जबकि अनफ्रैक्शनेटेड को हम मॉनिटर कर सकते हैं APTT मेजर करके, ठीक है। एंटीप्रोथ्रोम्बिन जो भी टाइम है इसको मेजर करके क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, ड्यूरेशन के बारे में। लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को नहीं देखा जा सकता। ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, लेकिन इनकी बायोअवेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यूरेशन वीन का ज़्यादा होता है, और हमें ये पेशेंट को लेस फ्रिक्वेंसली दी जाती हैं, दिन में 1 बार या 2 बार, जबकि अनफ्रैक्शनेटेड दिन में 3 से 4 बार देनी पड़ेंगी, और सबक्यूटेनियसली हम इनको देते हैं। तो एक हमारे पास हो गया अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल सोर्स से। दूसरी बात है, इसी अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन की अगर डीपोलिमराइजेशन करा ली जाए तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी कोएगुलेंट ही है। थोड़ा सा फर्क है जो मैं आपको बताती हूँ। और तीसरा ये है कि ये एनिमल सोर्स से हासिल किए जा रहे थे ना, अब इन्हीं का मिलता जुलता एक डेरिवेटिव सिंथेटिकली सिंथेसाइज किया गया, जिसे हम कहते हैं फोंडापेरिनोएक्स। क्या कहते हैं, फोंडापेरिनोएक्स, ठीक है। ये जो फोंडापेरिनोएक्स है, इसकी लो मॉलिक्यूलर वेट या फिर जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन है उससे मिलती जुलती एक्टिविटीज़ हैं। बस फर्क ये है कि इसको सिंथेटिकली हासिल किया जाता है और इसको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, और वंस डेली के फार्मूले पे इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये थोड़ी सी इनकी केमिस्ट्री और ओवरव्यू की बात हो गई। अब बात करेंगे हेपेरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा मजे का है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी कैस्केड्स दोनों स्टार्ट होते हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, तो एंड पे वो क्या करते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, यानी कि जो इनएक्टिवेटेड फैक्टर 2 है, वो उसको एक्टिवेट करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का मतलब है एक्टिवेटेड 2A में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किसने किया था, फैक्टर 10 ने किया था, ठीक है। किसने एक्टिवेट किया, फैक्टर 10 ने। अब जो ड्रग्स हमने देनी है ना, अच्छा, जो ड्रग हमने देनी है, अगर हम पहले बात कर ले अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन की, तो लिपिन के अंदर इसकी बड़ी अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है कि ये जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन है, नॉर्मली जब ये थ्रोम्बिन बनता है और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और क्लॉटिंग होती है, तो कुछ टाइम के बाद ना बॉडी के अंदर नेचुरली बी चीज़ों को रिजॉल्व करने की एबिलिटी है। नेचुरली बी एंटी थ्रोम्बिन 3 पड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है। ये एंटी थ्रोम्बिन जाके थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करता है और जो फिब्रिन डेपोजिशन है उसको खत्म करता है, ठीक है। नॉर्मली भी ये होता है, लेकिन शायद ये उतना ज़्यादा काम ना कर रहा हो, या जिसमें कोएगुलेशन ज़्यादा है उसमें ये पूरी ना डाल पा रहा हो, तो हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन देते हैं। और ये अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करता है। क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है, और एंटी थ्रोम्बिन 3 जाके डायरेक्टली थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करेगा और थ्रोम्बिन को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, और यूं फिब्रिन की डेपोजिशन कम हो जाएगी, ठीक है। जब अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन बाइंड करता है तो ना सिर्फ ये एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर 2 की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, बल्कि साथ ही साथ ये फैक्टर 10 को भी जाके इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो अनफ्रैक्शनेटेड में थ्रोम्बिन भी, ठीक है, थ्रोम्बिन भी, फैक्टर 2 भी, और साथ ही फैक्टर 10 भी क्या कर जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। यानी हेपेरिन ने क्या किया, फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया। हेपेरिन ने स्टिमुलेट किया एंटी थ्रोम्बिन को, और एंटी थ्रोम्बिन 3 ने जाके उनको इनएक्टिवेट किया। अब अगर डिफरेंस करें इसका लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के साथ, तो लो मॉलिक्यूलर वेट भी एक्टिव करते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3 को, और एंटी थ्रोम्बिन 3 लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के केस में सिर्फ जाके इनएक्टिवेट करेगा
10 को, ठीक है, सिर्फ एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को, A2 वाले को नहीं करेगा। सो ये बात तुम लोगों ने याद रखनी है या आप लोगों ने याद रखनी है और इसको समझना है कि अनफ्रैक्चुनेटेड हेपरिन दोनों को कर देता है, फैक्टर 2 को भी, फैक्टर 10 को भी, लेकिन इनडायरेक्टली। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट जो इसी की डीपॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स हैं वो सिर्फ इनएक्टिवेट करते हैं एंटीथ्रोम्बिन 3 के थ्रू, सिर्फ किसको, फैक्टर 10 को, थ्रोम्बिन 2 को डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है। अब कहता है कि ये वाली जो ड्रग्स हैं इनका बड़ा इमीडिएट इफेक्ट आता है। इमीडिएट इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने जाके कुछ बनना नहीं है, एक प्री फॉर्म मॉलिक्यूल को जाके एक्टिवेट करना और उसने अपना काम शुरू कर देना है। एंटीथ्रोम्बिन 3 नॉर्मली भी थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करता है, लेकिन इस ड्रग की प्रेजेंस में 1000 फोल्ड उसकी एक्टिविटी इनहेंस हो जाती है, ठीक है। ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट है इसके अंदर ड्रग्स कौन सी आती हैं? एनॉक्साप्रिम आ जाती है, एनॉक्साप्रिम आ जाती है, डेल्टाप्रिम आ जाती है, ठीक है, टेंजापेरिन आ जाती है, टेंजापेरिन, और फोंडापेरिनोएक्स आ जाती है, ठीक है, फोंडापेरिनोएक्स जो कि सिंथेटिकली बनाई गई हैं। ये सारी की सारी एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करेंगी और फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट कर देंगी, फैक्टर 2 को नहीं करेंगी। तो ये हमारे पास किसकी हेपरिन का मैकेनिज्म वो फैक्शन हो गया जो बहुत ही ज़्यादा आसान था कि इसने फैक्टर 2 और 10 को इनएक्टिवेट करना है विद द हेल्प ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है। अब अगर हम इस हेपरिन के यूजेस की बात करेंगे तो ज़ाहिर है कोएगुलेशन को कम करने के लिए एंटीकोएगुलेंट के तौर पर ये यूज़ होता है, और वो भी तब जब एंटीकोएगुलेशन बहुत ही इमीडिएटली नीड हो, क्योंकि इसका इमीडिएट इफेक्ट आता है, ये पहले से एक बने हुए मॉलिक्यूल को सिर्फ जाके एक्टिवेट करता है। इसको हम यूज करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज कर सकते हैं, एमआई को प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस हेपरिन को जब हम कंबाइन करते हैं थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स के साथ तो कहता है इसको रीवेस्कुलराइजेशन में यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसको बाइंड करें एंटीप्लेटलेट जो कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2 B3A रिसेप्टर था तो उसके साथ यूज करके एंजियोप्लास्टी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। अब हेपरिन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है एज एन एंटीकोएगुलेंट। प्रेगनेंसी में हम इजीली इसको दे सकते हैं, लेकिन वारफरिन हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको हम नहीं दे सकते। अगर टॉक्सिसिटीज की बात करेंगे तो टॉक्सिसिटीज आपको पता है कि अगर ये कोएगुलेशन नहीं करेगा तो क्या होना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। एंटीडॉट आप लोगों ने इनके याद रखने हैं, अगर हेपरिन एक्सेस दे दिया है तो एंटीडॉट के तौर पर हम क्या दे सकते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है, क्या दे सकते हैं, प्रोटामीन दे सकते हैं। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी ड्रग का कौन सा एंटीडॉट है। बहुत हाई कंसंट्रेशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसिस भी कर सकता है, जिसे हम कहते हैं हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिनमें ये टेंडेंसी हो, फिर हम उनमें हेपरिन नहीं देते बल्कि एंटीकोएगुलेशन ड्रग्स जो दूसरी वाली हैं उनको यूज करते हैं, और हाई कंसंट्रेशन में ऑस्टियोपोरोसिस भी कर सकता है। सो ब्लीडिंग कर सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है। अब ये दोनों को करी थी। अब नेक्स्ट में हमने देखना है ऐसी ड्रग देखनी है जो डायरेक्टली इनहिबिट करती हैं किसको, फैक्टर 2 को, ठीक है। हमने क्या देनी है, आप डायरेक्टली जो कि इनहिबिट करेंगी किसको, डायरेक्टली इनहिबिट करेंगी फैक्टर 2 को, यानी कि थ्रोम्बिन को, या फिर हम जो भी कह सकते हैं, ठीक है, फैक्टर 2A भी कह सकते हैं जो कि एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन को डिनोट कर रहा है, या थ्रोम्बिन बी कह सकते हैं। अब कहता है ये वाली जो ड्रग जो कि डायरेक्टली इनहिबिट करती हैं फैक्टर 2A को, ये कहाँ से बनती हैं, ये बनती हैं मेडिसिनल लीच से, ठीक है। कहाँ से बनती हैं, मेडिसिनल लीच से ये बनाई गई थी, और इनमें जो सबसे पहले फर्स्ट वाली थी वो हमारे पास लेपिरियूडिन थी। कौन सी थी, लेपिरियूडिन थी, लेकिन लेपिरियूडिन जो है वो अब यूज़ नहीं की जा रही। इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो आ गए हैं मार्केट में और उन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है डेसीरियूडिन, उसके अलावा बिवेलिरियूडिन। सो बिवेलिरियूडिन हो गया जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है हाइरियूडिन वगैरह की, ठीक है। और हाँ, हाइरियूडिन की ये मॉडिफाइड फॉर्म है। या इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है अर्गाट्रोबैन और डॉबीगेट्रेन, ठीक है, या जो भी है। ये वाली सारी ड्रग्स जो हैं इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट। ये डायरेक्टली इनहिबिट कर देती हैं फैक्टर 2 को, और इनको पैरेंटरली दिया जाता है, इंट्रावीनियसली दे सकते हैं या सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली अगेन हम इनको नहीं देते। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो बात सही समझ आ रही है कि ये इनहिबिट कर देती हैं फैक्टर 2 को। सो ये बाइंड करती हैं थ्रोम्बिन की एक्टिव साइट के साथ। ये जो लेपिरियूडिन है जो कि सबसे उनका पहला डेरिवेटिव था जो कि अब अवेलेबल नहीं है, तो ये डायरेक्टली बाइंड करते हैं किसके साथ, एक्टिव साइट ऑफ थ्रोम्बिन के साथ, ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करते हैं। ये उस थ्रोम्बिन को भी इनहिबिट कर देते हैं जो कि क्लॉटिंग कैस्केड में प्रेजेंट हो, और उस थ्रोम्बिन को भी इनहिबिट कर देते हैं जो ब्लड के अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है। ये इनहिबिट कर देते हैं सॉल्युबल थ्रोम्बिन को भी, और उस थ्रोम्बिन को भी इनहिबिट कर देते हैं जो कि क्लॉटिंग के अंदर पड़ा हुआ है, सही है। 10 ये इनहिबिट करते हैं हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी, ठीक है। इनमें से स्पेशली जो बिवेलिरियूडिन है, ना सिर्फ ये एंटी कोएगुलेशन है बल्कि ये एंटी प्लेटलेट फैक्टर भी है। प्लेटलेट को भी इनहिबिट करके ये हमें कोएगुलेशन को इनहिबिट करने में हेल्प करते हैं। ये डायरेक्टली हैं, बस पैरेंटरली हम इनको देते
देते हैं। और अगर हम इनके यूजेस की बात करेंगे तो हेपरिन के ऑल्टरनेटिवली अगर किसी को हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है हेपरिन से, तो हेपरिन के ऑल्टरनेटिवली हम ये डायरेक्ट फैक्टर 2 इनहिबिटर यूज कर सकते हैं। इसको यूज किया जाता है एस्पिरिन के साथ कंबाइन करके भी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये P450 के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, इसीलिए ड्रग इंटरेक्शन भी शो नहीं करता, सो इनको इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें से ये जो डॉबिगेट्रिन है इसको बड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्ट्रोक के लिए, एम्बोलिज्म के लिए या वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए, ठीक है। ये सारी कंडीशन जो हैं बेसिकली ये सारी ड्रग जो हैं कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती हैं, और कोएगुलेशन डिसऑर्डर सारे के सारे वही हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट बच्चों सेम, इन सब का एडवर्स इफेक्ट सेम ही है कि ब्लीडिंग कॉज करती हैं। एंटीडॉट की बात करेंगे तो एंटीडॉट के तौर पे हम क्या दे सकते हैं, एड्रेरिज्यूमब, ठीक है, एड्रेरिज्यूमब दे सकते हैं। हेपरिन का क्या दिया था हमने, प्रोटामीन दिया था, ठीक है। अब ये हमारे पास डायरेक्ट फैक्टर 2A इनहिबिटर हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर, ठीक है। साथ ही साथ क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट हमने देखे जो हेपरिन करता था, और डायरेक्ट भी देखेंगे फैक्टर 10A इनहिबिटर जो कि डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली जिसको इनहिबिट करते हैं वो एजेंट्स जो हैं वो हम ओरली देते हैं, और ये ओरली दिए जाते हैं और फैक्टर 10A को जाके इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ये वाले जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, और एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें हमारे पास आ जाता है रिवारोक्साबेन, एप्लेक्साबेन, ठीक है, एडोक्साबेन, और ये वाली कंडीशन। इनका रैपिड ऑनसेट होता है, हाफ लाइफ इनकी कम होती है, फिक्स डोजेस में हम देते हैं, और इनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं ही होती। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका सेम यही है कि ये जाके बाइंड कर जाएंगे 10A की एक्टिव साइट के ऊपर, और 10A की भी अगेन जो सॉल्युबल फॉर्म है या फिर जो क्लॉटिंग के अंदर फॉर्म है उसको इनहिबिट कर देंगे। यूजेस अगेन वही हैं कि हम इनको वीनो थ्रोम्बोसिस की प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, हाफ लाइफ कम है, मॉनिटरिंग नहीं की जाती, सो इनको इजीली दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है एडवर्स इफेक्ट इनका भी यही है कि इनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। अब लास्ट चीज़ हमारे पास आ गई, और लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, वारफरिन है, और वारफरिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन बहुत ही ज़्यादा आसान है। 2 मिनटों में हम वारफरिन को भी इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। वारफरिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वारफरिन जो है ये एक स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। रैपिडली ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ओरली हम इसे देते हैं तो ओरल एब्जॉर्प्शन के बाद ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। 99% ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड रहती है। P450 जो है वो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लॉटिंग फैक्टर जब लिवर से बन जाते हैं ना, तो क्लॉटिंग फैक्टर को बनने के बाद कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है। उस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पास जो फैक्टर 2 है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 10 है, बनने के बाद ना इन पे ग्लाइकोलाइड कार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है। क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, और ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाते हैं तो ये कोएगुलेशन शुरू कर देते हैं। अब वो जो इनके ऊपर इनके ग्लाइकोसाइड रेजिड्यू के ऊपर कार्बोक्सिलेशन हुई है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो होती है विटामिन के की एक्टिव फॉर्म की प्रेजेंस में। किस में होती है, विटामिन के की एक्टिव फॉर्म की प्रेजेंस में होती है। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या है। अच्छा, यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या है, फैक्टर 2 है, 7 है, 9 है, 10 है, ठीक है। लिवर में ये बन गए, और लिवर में बनने के बाद इनके ऊपर कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होनी है, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जब होनी है तो इनके जो ग्लूटामेट रेजिड्यू हैं उसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाना है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्लूटामीन रेजिड्यू ये बन जाने हैं, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गए, और एक्टिवेटेड फॉर्म में आके इन्होंने अब क्या करनी है, कोएगुलेशन करनी है। जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप इनके ऊपर ऐड हुआ है ये होता है विटामिन के की प्रेजेंस में। विटामिन के नॉर्मली कहाँ होता है, रिड्यूस फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, और रिड्यूस फॉर्म में ये एक्टिव होता है। जब ये इसकी कन्वर्जन करा देता है तो विटामिन के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एपॉक्साइड में। अब इस एपॉक्साइड को दोबारा से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। ये मेरे वाइवा में सर ने मुझसे पूछा था ये वाली बात, ठीक है। एपॉक्साइड रिडक्टेज होता है, और इस एपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है वारफरिन। क्या करता है, ब्लॉक कर देता है वारफरिन। अब देखो पहले तो जो कोएगुलेशन फैक्टर्स बन गए वो तो कोएगुलेशन करेंगे, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, और ये नए वालों को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और फिर कोएगुलेशन नहीं होगी, तो इसका इफेक्ट जो है वो तकरीबन 6 से 10 घंटों बाद आता है, क्योंकि जो पहले एक दफ़ा कोएगुलेशन फैक्टर बन चुका है साइकिल के साथ वो बनेगा। तो वारफरिन बेसिकली क्या करता है, विटामिन के एपॉक्सीडेज रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है, और कोएगुलेशन फैक्टर को एक्टिव होने नहीं देता, ठीक है। और ये हमें इसका जो टाइम है वो तकरीबन जब इसका एक्शन आएगा वो 6 से 10 घंटे। एंटीडॉट के तौर पर हम बाहर से विटामिन के दे सकते हैं, लेकिन वही विटामिन के काम करने के लिए तकरीबन 10 से 12 घंटे लेगा। तो ये जो एंटीडॉट आपको साथ साथ बताए हैं, इन एंटीडॉट को भी याद रखना है।
यूजेस की बात करें तो क्रॉनिक एंटीकोएगुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में इसको इसलिए नहीं यूज़ कर सकते, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो फीटस है उसके टीथ्स को भी इफेक्ट करता है और ब्लीडिंग टेंडेंसी और हेमरेजेस का रिस्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। टॉक्सिसिटी में बात करेंगे तो अगेन वही ब्लीडिंग करता है, ब्लीडिंग करता है और शुरू में कहता है कि नेचुरल एक एंटीकोएगुलेंट है बॉडी के अंदर जिसे हम सीरम प्रोटीन सी कहते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और शुरू में हाइपर कोएगुलेशन करता है, लेकिन विद टाइम कोएगुलेशन को अपोज करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ साइटोक्रोम P450 के साथ इसका रिलेशन है। ऐसी ड्रग जो साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करेंगी, जैसे वारफरिन वगैरह हो गई, तो वो जैसे फिनोल्स वगैरह हो गई, तो वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगी और वारफरिन की क्लियरेंस बॉडी से बहुत ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाएगी। और ऐसी ड्रग जो इसको इनहिबिट करेंगी, जैसे साइमेटिडीन वगैरह हो गई, तो उनकी प्रेजेंस में वारफरिन की हाफ लाइफ भी बढ़ेगी और ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। सो पुलिस मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि किसी पेशेंट के अंदर जो P450 है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ तक ना बच्चों हमने बात कर ली है, शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कैडजन की जो समरी लिखी हुई है ना, मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो भी कर लेंगे तो वो भी मोर देन इनफ है। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले एंटी प्लेटलेट्स पढ़ा। एंटी प्लेटलेट्स में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या तो थ्रोम्बोएक्सेन A2 को इनहिबिट कर सकते हैं, किसकी मदद से, एस्पिरिन की मदद से, या फिर हम ये कर सकते थे कि जो ADP रिसेप्टर थे जिन्हें हम P2Y12 रिसेप्टर भी कहते हैं, प्लेटलेट पे होते हैं, उन्हें इनहिबिट कर दें। या फिर तीसरी चॉइस हमारे पास ये थी कि प्लेटलेट के पास रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, उन्हें इनहिबिट कर दें। या कुछ डुअल एक्शन वाली ड्रग थी जो कि साइक्लिक AMP के लेवल्स को बढ़ा रही थी और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रही थी, या फिर एडिनोसिन के लेवल को बढ़ा रही थी और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रही थी, हम उनको यूज़ कर सकते थे। दूसरी बात हमने एंटीकोएगुलेशन की तो एंटीकोएगुलेशन में हमने सबसे पहले हेपरिन दे दिया, जिसे हम पैरेंटली देते हैं और वो इनडायरेक्टली इनहिबिट कर सकता है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इनडायरेक्टली इनहिबिट करेगा फैक्टर 10 को भी और 2 को भी, जबकि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला था वो सिर्फ इनहिबिट करता है 10 को। ठीक है, फिर हमने डायरेक्ट 2 इनहिबिटर भी दिए और डायरेक्ट 10 इनहिबिटर भी दिए और हमने विटामिन K इनहिबिटर भी दे दिया, रिडक्टेज इनहिबिटर जो कि वारफरिन है। थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग। ठीक है, एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग के आपके पास प्लेटलेट एग्रीगेशन हो चुकी है, कोएगुलेशन भी हो चुकी है, अब थ्रोम्बस बन गया है, तो थ्रोम्बस को इनएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ऐसी ड्रग्स देनी है कि थ्रोम्बस डिसॉल्व हो। नॉर्मली थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने के लिए कौन होता है, प्लाज्मिन होता है, तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि इस एंडोजीनियस प्लाज्मिन के एक्शन को बढ़ाएंगी और उसको डिसॉल्व होने में हेल्प करेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप जो है वो कैडजन से ये एक चैप्टर ये कर लें, सिर्फ टेबल ही कर लें, तो ये भी मोर देन इनफ है। ठीक है, बल्कि बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है। यहाँ से ही अगर कुछ आएगा तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा कि आपके पास एंटीकोएगुलेशन में हेपरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, डायरेक्ट 10 इनहिबिटर भी हैं, डायरेक्ट 2 इनहिबिटर या थ्रोम्बिन इनहिबिटर भी हैं और कुछ वारफरिन जैसे कंपाउंड भी हैं जिनका काम है विटामिन K को इनहिबिट करना। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग में एल्टिप्लेज वगैरह आ जाती हैं या रिटिप्लेज वगैरह या स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह, जिसे हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं और ये क्या करती हैं, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती हैं ताकि वो जल्द से जल्द फिब्रिन को डिसॉल्व कर दे। फिर आपको एंटी प्लेटलेट कॉक्स इनहिबिटर बताए जिसमें आपके पास एस्पिरिन आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास 2A इनहिबिटर एप्सिजिमब आ गया, या फिर ADP रिसेप्टर जैसे कि क्लोपिड्रोगल वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करने हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं ऐसी ड्रग जिन्हें हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उनमें कोएगुलेशन नहीं हो रही, हमें कोएगुलेशन करनी है, तो एंटी कोएगुलेंट समझ आ गए, तो आपको ये भी समझ आ गया कि अगर विटामिन K देंगे तो विटामिन K जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट होंगे तो कोएगुलेशन ज़्यादा होगी। या हम बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फैक्टर 8 दे सकते हैं। फैक्टर A की डेफिशिएंसी होती है हीमोफिलिक पेशेंट के अंदर, हीमोफीलिया A में स्पेसिफिकली, और उनमें जो है वो ब्लीडिंग टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। सो हम फैक्टर 8 अगर दें तो उनका वो जो इंट्रिंसिक पाथवे का कैस्केड है वो नॉर्मल हो जाता है और कोएगुलेशन होना शुरू हो जाती है। या इसी तरह हम एंटीप्लाज्मिक ड्रग्स भी दे सकते हैं जैसे कि अमाइनो कैप्रोइक एसिड वगैरह। तो अगर आप ये टेबल भी कर लेते हो ना कोएगुलेशन के लिए, तो ये भी काफ़ी है। ठीक है।